सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रमुख भौतिक शास्त्री विज्ञानी जिनको कहा जाता है। बहुत तमाम किताबें उन्होंने लिखी हैं, कई उपहार उनको के सम्मानों से उनको नवाजा गया है, पद्मश्री से सम्मानित हैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा। उनका बागेश्वर एक सेमिनार में आना हुआ तो हमें लगा कि उनसे कुछ बातचीत की जानी चाहिए। उनके साथ जो ज्ञान का जो भंडार उनके पास है उसको और समाज में विस्तारित किया जाना चाहिए। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, कई आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं। सर से हम जानेंगे कि किस तरह से और बेहतर जीवन हमारा जिया जा सकता है। सर पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे सर, विज्ञान विषय को लेके हम चीजें देखते हैं कि यूथ में थोड़ा सा एक भय का माहौल रहता है कि विज्ञान बहुत कठिन विषय है, तो आपने लगातार इसमें शोध किया है, कहीं आपने काम किया है इस क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगे सर, विज्ञान को कैसे सरलीकरण किया जाए? कोई जरूरत नहीं है सरलीकरण की, क्योंकि विज्ञान तो ऐसी चीज है ना जिसके साथ हम तो बचपन से रहे हैं, तो वो कैसे कठिन हो सकता है और उसका भय कैसा। जिनके साथ हम खेलते कूदते हैं, जिनके साथ हम बैठते उठते हैं, जिनके साथ हम बातें करते हैं, झगड़े करते हैं, उनके साथ तो भय थोड़ी होता है, उनसे तो दोस्ती होती है। इसी तरीके से विज्ञान जो है वो सबके साथ हमेशा से रहता है। अब हम उसको कितना जानना चाहते हैं और कितना जानने की कोशिश करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर भय इसलिए व्याप्त हो गया है कि जो है विज्ञान और जो दिखाया जाता है विज्ञान, उसमें अंतर हो गया है। उसी अंतर को पाटने की कोशिश है। जी सर, लंबे समय से बहुत सारे हमारे विज्ञानी, आप जैसे विज्ञानी जो हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है कि हमारा यूथ जो है एक तनावग्रस्त हो गया, डिप्रेस्ड समाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने बीच में आपका भाषण सुना था, उसमें भी आपने चिंता जाहिर की थी हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। तो एक कैसा एक खुशनुमा समाज कैसे बने, कैसे खुश इंसान कैसे तैयार हो सके, क्या कहना चाहेंगे सर आपके विचार? ये तो पूरी सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। जिस प्रकार से सारे जीवन को और एक भोगवादी संस्कृति की तरफ धकेला जा रहा है, जो कुछ लोग, कुछ जिनके अपने जिनके स्वार्थ कह सकते हैं या अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, वो आर्थिक सत्ता हो सकती है, वो राजनीतिक सत्ता हो सकती है, इन सब को लेकर के और जो संस्कृति का क्षरण हो रहा है उसका परिणाम है। विज्ञान इसको रोकने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर समाज का ही हिस्सा है विज्ञान। अगर पूरे समाज के सांस्कृतिक मूल्य कम होंगे तो विज्ञान का जो प्रभाव है, उसकी जो ताकत है, वो भी कमजोर होगी। तो सबको मिलके प्रयास करना है। हम जो शिक्षाविद हैं, हम जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम विज्ञान की जो मधुरता है, विज्ञान का जो आनंद है, विज्ञान की जो समरसता है, सबके लिए है विज्ञान। न किसी का कोई आर्थिक पक्ष देखता है, न किसी का जन्म कहाँ हुआ और कैसा हुआ वो देखता है। तो ये जो विज्ञान की मानव जीवन के मूल्यों के प्रति स्वाभाविक आस्था है, उसको हम और आगे सुदृढ़ करें, ये हमारी तरफ से प्रयास है। लेकिन बाकी सभी का प्रयास चाहिए कि सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण नहीं हो, हमारे मानवीय मूल्यों का क्षरण नहीं हो। विज्ञान उसमें सहायक जरूर होगा, लेकिन सबका उसके अंदर में योगदान चाहिए। जी सर, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है, इस दिशा में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, कितना उसमें योगदान दे रही है और कितनी सुधार की आपको आवश्यकता लगती है? बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता लगती है, क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम में और हमारे कॉलेज सिस्टम में एक कहें तो शायद 90% जो हमारे संस्थान हैं वो जिंदगी से जोड़ नहीं पा रहे हैं शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन शिक्षा को जिंदगी से जोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। तो विज्ञान हमारा अपना नहीं लगता, मुझे अपना नहीं लगता, वो एक साधन लगता है। विज्ञान या कोई भी विषय वो एक साधन लगता है कि हम पढ़ लिख लेंगे, हम डिग्रियां प्राप्त कर लेंगे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो हमें एक जॉब मिल जाएगी। तो इस कारण से जितनी उनको करनी चाहिए थी, जितना उनको देना चाहिए था समाज को, वो हमारे जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान, उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई को जिंदगी से अलग करके रखा हुआ है, केवल जिंदगी जीने के साधन के रूप में रखा हुआ है। जिंदगी का हिस्सा ही बना लें इसको, तो फिर हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, वो कहीं ज्यादा अच्छा हमें समाज को
दे सकते हैं। ये जब आप बीच में आपका मैं भाषण भी सुना था, उस दिन भी आपने इस पर चिंता जाहिर की थी कि जॉयफुल लाइफ हम कैसे करें, बच्चे खुद ब खुद स्कूल की तरफ कैसे आए, हंसते खेलते हुए आए, हंसते खेलते हुए जाएं, तो ये कैसे हम जॉयफुल लाइफ बना सकते हैं? अगर हम खुद जॉयफुल होंगे तो हम दूसरों को जॉयफुल लाइफ दे सकते हैं। हमारे शिक्षक अगर अपने विषय को और इंजॉय करते हैं, जॉयफुल रहते हैं, उस विषय से जैसे ही कुछ नाता जुड़ा, पढ़ाने के लिए हमारे पास समय आया, उस समय हम जुड़ गए उस विषय के साथ में, खुद से अपने स्वाध्याय के समय में हम उस विषय के साथ में जुड़े हैं, और बाकी का जो जीवन हम जी रहे, खेल रहे होंगे हम, हाट बाजार कर रहे होंगे हम, खाना बना रहे होंगे हम, उस समय भी अगर हम विज्ञान से जुड़े हुए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, हम किचन में खाना बना रहे हैं, कितना विज्ञान हो रहा है वहां पे, हमारी एलपीजी जल रही है, कितनी केमिस्ट्री हो रही है वहां पे, प्रेशर कुकर में हमारा खाना पक रहा है, कितना फिजिक्स हो रहा है वहां पर, वो घूम रहे हैं हमारे मिक्सर और मिक्सी घूम रही है, या सिलबट्टे पे हम उसको चला रहे हैं, तरह तरह की गतियां दे रहे हैं, कितना विज्ञान हो रहा है वहां पे। हमारे शिक्षक अगर इस विज्ञान को खुश हो करके और उसको अगर एंजॉय करेंगे, उसमें अगर वो खुशी प्राप्त कर सकेंगे, तो वो दूसरे बच्चों को भी अपने क्लासेस में वो दे पाएंगे। तो इसलिए पहला प्रयास तो हमारा ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी हम थोड़ा आनंद विज्ञान का दिलवाएं, वो ले लेंगे तो वो एक इन्फेक्शन की तरह है, वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलता है। वो अगर हमने एक को आनंद दिलाया तो वो आनंद अपने तक सीमित नहीं रखेगा, वो अवश्य ही बांटेगा, बच्चों के साथ भी बांटेगा, अपने सहकर्मियों के साथ बांटेगा, अपने परिवार समाज मोहल्ले वालों के साथ बांटेगा। तो यही प्रयास करना है ताकि चीजें जो है जॉयफुल हों, हमेशा खुश रहें लोग, हर हालत में खुश रहें लोग, पढ़ने के समय और भी ज्यादा खुश हो, कुछ और लर्निंग मिल रही है तो उसकी जो खुशी है कि हमारा कुछ और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको हमें आगे तो बढ़ाना ही है। एक इस मामले में हम देखते हैं सर, एक दुनिया कहें या समाज कहें बटी हुई स्थिति में रहता है। आप कहते हैं कि विज्ञान जॉयफुल बना सकता है, लेकिन समाज ये समाज भी मानता है, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, आज के समय में एक सुविधा तो है ही, लेकिन एक समस्या भी बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, इसकी वजह से लोग बिगड़ रहे हैं, इसकी वजह से समाज भटक रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो है। देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम एक जो बेसिक हमारी शिक्षा है उसकी बात कर रहे हैं। अब एक दूसरा पक्ष आता है जहां हम रिसर्च की बात करते हैं, जहां हम नए अनुसंधान करते हैं, नए प्रकार के हम गैजेट्स तैयार करते हैं, नए प्रकार के यंत्र तैयार करते हैं, समाज में फिर वो आता तो है सुविधा बढ़ाने के लिए, लेकिन वो दुविधा भी बढ़ा देता है साथ में। तो इसीलिए वो जो एक मानवीय मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य हैं, वो सबके पीछे आधार है। किसी चीज का हम कैसा उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, उसके पीछे यही मूल्य स्थापित होने जरूरी है, यही मूल्य जिम्मेदार है। तो उनका क्षरण नहीं होने देना, वो जिस भी प्रकार से हो, वो अपने 30 त्योहारों के माध्यम से हो, पर्व के माध्यम से हो, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके माध्यम से हो, लोग अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करके करें, जैसे भी करें, लेकिन उन सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना तो है ही मूल में। तब हम विज्ञान के द्वारा जो चीजें बनाई जा रही हैं, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, जो कुछ भी हो, रेलगाड़ी हो, स्पेसक्राफ्ट हो, उनका हम सदुपयोग करेंगे, उनका हम दुरुपयोग नहीं करें, अच्छे बुरे की हमें पहचान होगी, तो वो तो है ही। हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी तो हम किसी भी चीज का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो विज्ञान ने कुछ और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, जिससे मानव जीवन ज्यादा सरल हो सकता है, ज्यादा सुगम हो सकता है, ज्यादा सुविधापूर्ण हो सकता है। लेकिन उसका अगर हमने सम्यक उपयोग नहीं किया, विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया, तो वही हमारे लिए घातक भी हो सकता है। सर, वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं, देश दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, तो संप्रदाय की बातें होती है, एक संकीर्णतावाद भी बढ़ता जा रहा है देश दुनिया में। जब आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखते हैं, या फिर आप अभी फलस्तीन इजराइल का युद्ध देख रहे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की धर्म की जब बातें ज्यादा होती है, तो विज्ञान कमजोर होता है, या धर्म और विज्ञान में आपस में ऐसा कोई कंट्राडिक्शन है, कोई विरोधाभास आप देखते हैं? कोई विरोधाभास नहीं है। ये जितनी आप विषमताएं देखते हैं धर्म के नाम पर, वो धर्म के नाम पर है। वो
वो धर्म की विभिन्नता के कारण से नहीं है। लेकिन धर्म को अगर मैं अच्छी प्रकार से समझ नहीं रहा हूं, मैं न विज्ञान को समझ रहा हूं न धर्म को समझ रहा हूं, तो अगर धर्म को अच्छी प्रकार से नहीं समझ रहे हैं हम, तो फिर उसका भी एक गलत अर्थ लेकर के और उसके प्रति भी एक गलत आस्था करके और हम लोगों के साथ लड़ाइयां भिड़ाइयां कर सकते हैं और करते रहते हैं। तो धर्म को भी अगर गहराई से समझ ले हम, तो सारे संसार में, जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो सारे संसार में ही जब ईश्वर है तो किससे दुश्मनी हो सकती है और किसको हम दुख दे सकते हैं और किसका हम विनाश कर सकते हैं। तो धर्म के मूल तत्वों का सही प्रकार से यदि हम उनको आत्मसात कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और विज्ञान को धर्म से कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। वो अपने अपने क्षेत्र हैं, आस्था का अपना क्षेत्र है, विज्ञान का अपना क्षेत्र है। जो विज्ञान के लोग हैं वो भी आस्थावान होते हैं और आस्थावान नहीं भी होते हैं, और जो विज्ञान के नहीं होते हैं वो भी आस्थावान होते हैं और आस्थावान नहीं भी होते हैं। तो इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, ये अपनी राह इनकी है, धर्म की अपनी राह है, और दोनों ही राहें समाज के उत्थान के लिए है और समाज की समरसता के लिए है, विश्व की समरसता के लिए है। लेकिन न तो हम धर्म को ठीक प्रकार से जान पाते हैं और न हम विज्ञान के मूल तत्वों को ठीक प्रकार से जान पाते और एंजॉय कर पाते हैं, तब फिर इस प्रकार का दुरुपयोग होता है। दोनों का ही, धर्म का भी दुरुपयोग होता है और विज्ञान का भी दुरुपयोग होता है। तो वैसे आप क्या ये मानते हैं कि धर्म को जो देखने का जो हमारा नजरिया है उसको भी हम अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो वहां भी विज्ञान है? क्या जरूरी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। धर्म की बातें जो है, आस्था की जो बातें हैं, उसको विज्ञान के द्वारा सत्यापित करने का प्रयास क्यों करें? वो एक अलग क्षेत्र है, वो एक अलग क्षेत्र है जिसमें कि हम अपने मस्तिष्क को ध्यान करके एक करके मजबूत करते हैं। हम पूरे संसार के अंदर में, एक पूरी प्रकृति के अंदर में अपना स्थान ढूंढते हैं। उस प्रकृति के हम कैसे अंश हैं, उस प्रकृति का संवर्धन हम कैसे करते हैं, इसके लिए ही वो धर्म आस्था है। और विज्ञान के रास्ते से भी हम वो कर सकते हैं और इस रास्ते से भी कर सकते हैं। तो अगर हम जब तक विज्ञान के द्वारा सत्यापित नहीं है तब तक वो धार्मिक परंपराओं और धार्मिक जो अनुष्ठान है, उनके जो तरीके हैं, उनको हम उनमें श्रद्धा न रखें, ये भी गलत बात है। कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत है, और साइंटिफिकली प्रूव न हो अगर तो कुछ कम करके उसको आंकने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक वो आस्थाएं दूसरों को कष्ट नहीं देती हैं, जब तक वो आस्थाएं पूरी प्रकृति की जो समग्रता है उसको देख पा रही हैं, उसका अनुभव करा पा रही हैं, तब तक वो क्षेत्र एकदम बहुत बढ़िया है, उसको किसी के सत्यापन की जरूरत नहीं है। और जो वैज्ञानिक हैं और जो विज्ञान कर रहे हैं वो भी उस रास्ते को भी साथ साथ अपनाना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। हम विज्ञान के द्वारा भी इसी प्रकृति के, उसी संसार के संवर्धन के लिए, इसके अच्छे करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको उधर की भी शक्तियां मिल जाती हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है, और जो उसमें से किसी एक को चुनते हैं वो भी कोई बुराई की बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, अपनी अपनी समझ के अनुसार अपनी अपनी, लेकिन सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमारी धरती जो एकमात्र जीवन का स्थान है इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर में, उसका क्षरण नहीं हो। जो सामाजिक तनाव है वो अंत में क्या कर रहे हैं, अंत में इस पूरी जो हमारी अनोखी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अनोखी जो हमारी स्थिति है, जहाँ जीवन है, जहाँ मनुष्य है, उसको अगर हम सुखमय नहीं बना पा रहे हैं, उसको अगर हम उसका विकास नहीं करके विनाश कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी क्षति है। ये जब तक सबके ध्यान में है तब तक किसी भी रास्ते से चलें, समाज की सेवा करें। अभी मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं सर, वर्मा सर जब एक प्रोग्राम बागेश्वर में जिसमें आए थे, आप मुख्य वक्ता थे और बागेश्वर के जिलाधिकारी उसमें मुख्य अतिथि थे, और डीएम साहब ने हमारे ये कहा कि मैं जो आज इस पद पर पहुंचा हूं सर की किताबें पढ़ के ही मैं आगे तक पहुंचा। तो कैसा लगता है सर जब आप अपने किसी पढ़ाए हुए शिष्य को या आपसे पढ़ के कोई आगे बढ़ा हो तो इस पद तक पहुंच जाए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब वो ज्ञान स्थानांतरित होता है संवर्धन के साथ,
एम्प्लीफिकेशन के साथ। जितना मेरी पीढ़ी को मालूम था, मेरी पीढ़ी ने उन व्यक्तियों को इतना तैयार किया कि वो उसके आगे बढ़ सकते हैं, उसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं उस ज्ञान को। ऐसा जब देखने को मिलता है तो बहुत ही संतोष की बात होती है कि जीवन सार्थक हो रहा है, जो जीवन है वो अर्थपूर्ण जीवन हम जी रहे हैं। मुझे बागेश्वर आके, आप फर्स्ट टाइम शायद आए हैं, तो बागेश्वर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वादियां बहुत खूबसूरत हैं, सरयू नदी बहुत खूबसूरत है, उसका कलकल जो हमेशा चलता रहता है बैकग्राउंड के अंदर में, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। सर कुछ सवाल आपसे, मैं आपके जो अभी की जर्नी है, अब जो यात्रा है, उसे चाहते तो आप रिटायरमेंट बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन सुविधापूर्ण जीवन जीने के बजाय आप देश भर में घूम के लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को और यूथ को अवेयर कर रहे हैं। तो एक अन्वेषिका करके कार्यक्रम आप चलाते हैं या प्रतियोगिता कराते हैं, तो ये क्या है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? ये हम जिन शिक्षकों के साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं, उनमें से कुछ शिक्षक जो अति उत्साही होते हैं वो फिर इस मुहिम में जुड़ जाते हैं। विज्ञान के माध्यम से लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना, इस मुहिम में जुड़ जाते हैं। उसी के क्रम में ये एक प्रोजेक्ट है जिसको हम अन्वेषिका कहते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी प्रयोगशाला का स्वयं निर्माण करता है, या तो अपने विद्यालय में और नहीं तो अपने घर में। वो एक व्यक्ति एक प्रयोगशाला का निर्माण स्वयं से करता है और उस प्रयोगशाला के माध्यम से उस क्षेत्र के तमाम स्कूलों कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक हैं, उनके साथ वही चीजें बांटता है जो उन्होंने मेरे साथ बांटी हुई हैं। तो उसको हम लोग अन्वेषिका कहते हैं। अपने देश के अंदर में 30 स्थानों पर, 30 अलग अलग शहरों में इस प्रकार की अन्वेषिकाएं हैं। उत्तराखंड में हमारे पास देहरादून में इस प्रकार की अन्वेषिका है, जिसमें कि रोहित शर्मा जी हैं DAV स्कूल के अंदर में, तो वो फिर वो चलाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे अनेक स्थानों पर है। हम लोग एक परीक्षा हर साल करते हैं जिसको कहते हैं नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। तो बहुत अच्छी परीक्षा है, उसमें सारे 9th क्लास के ऊपर के विद्यार्थी जो हैं 12वीं तक के और फिर BSc के और MSc के वो भाग लेते हैं और फिर उस परीक्षा में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको करने होते हैं। कुछ अपने घर पे करते हैं और कुछ प्रयोगशालाओं में करते हैं। वो करके फिर हम लोग हर साल उसका एक रिजल्ट निकालते हैं, नेशनल टॉपर्स घोषित करते हैं, उनको तरह तरह की स्कॉलरशिप देते हैं, तरह तरह के उनको हम लोग पुरस्कार देते हैं। तो वो प्रोग्राम हमारा चलता है जी। एक सोपान संस्था भी आपने बनाई है सर, उस संस्था के जरिए भी आप देश भर में एक्टिविटीज करते हैं, तो किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा है? जी, शिक्षा सोपान जो है वो हमारे IIT कानपुर में जो हमारे वहीं पे उसकी स्थापना हुई थी। साधारणतः जो हमारे BTech के बच्चे थे उन लोगों ने, प्लस कुछ शिक्षकों ने, प्लस उस वहाँ जो कैंपस के बाहर जो गांव हैं उसके कुछ उत्साही नवयुवक, इन सब ने मिलकर के शिक्षा सोपान की स्थापना 20 से 24 वर्ष पहले की थी। और तब से सतत अपने क्षेत्र में, यानी IIT कानपुर के आसपास के 5-6 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर में जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनके जिंदगी में किस तरीके से खुशहाली आए, किस तरीके से उनकी जिंदगी भी उपयोगी जिंदगी बने, इसका काम करते रहते हैं। और साथ में पूरे देश भर के अंदर में शिक्षकों के बीच काम करना, ये भी शिक्षा सोपान का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। तो कानपुर में अपना सेंटर है जिसको सोपान आश्रम कहते हैं और वहां पर हम ये सारी गतिविधियां करते हैं, लोकल भी और उसके बाद नेशनल स्तर के ऊपर भी। तो ऐसा तरह तरह का हमारा स्कॉलरशिप का कार्यक्रम होगा। हमारे पास क्लास 5-6 से लेकर के और MSc PhD करने वालों तक के लिए फिजिक्स की प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं। तो हर किसी को उन प्रयोगशालाओं में आकर के और प्रायोगिक रूप से, व्यावहारिक रूप से विज्ञान को देखने का, सीखने का, करने का मौका वहां से मिलता है। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है वो शिक्षा सोपान के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जो यूथ जो है, युवा वर्ग जो है, एक भविष्य को लेकर चिंतित है, भले रोजगार हो, शिक्षा हो, तनाव युक्त जीवन जी रहा है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे यूथ से कि कैसे बेहतर जीवन जिया जा सकता है? देखो, बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंस दूसरों पर हो गई है ना, वो घातक है। और दूसरों पर डिपेंडेंस होने का मतलब है हम कह रहे हैं कि हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर डिपेंडेंस है, अपने बोर्ड पे, यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंस है, अपने शिक्षकों के ऊपर डिपेंडेंस है, अपने ट्यूशन करने वाले और कोचिंग देने वाले उन पर डिपेंडेंस है। धीरे धीरे करके हमारा जो यूथ है
हमारा जो ये वर्ग है, किशोर वर्ग है, वो अपना आत्मविश्वास खो रहा है। उसको हमेशा लग रहा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो हमें सहायता की जरूरत है। हमारे शिक्षकों ने हमें नहीं पढ़ाया इसलिए मुझे नहीं आया, हमारे बोर्ड ने हमारे को अच्छे क्वेश्चंस नहीं दिए इसलिए मुझे नहीं आया, हमारे यहाँ लैबोरेटरी नहीं थी इसलिए हमें नहीं आया। तो ये जो आत्मविश्वास खो रहा है, उसके कारण से असुरक्षा की भावना है, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे खुद से तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर जो भी कुछ सीमित संसाधन है उसके अंदर में हमारा कैसे उस पर थोड़ा सा अधिकार आए, उसके लिए परेशान होना। लेकिन जिसके पास आत्मविश्वास है, जिसको अपनी शक्तियों पर भरोसा है, अपने हाथों पर भरोसा है, अपने मस्तिष्क पर भरोसा है, और जिसने उसका विकास किया है, हाथों से काम करना सीखा है और दिमाग से सोचना सीखा है, तो वो जिसके पास स्किल है उसको भविष्य की चिंता तो हो ही नहीं सकती है कभी, और जॉब नहीं मिलेगा और खाना दाना नहीं चलेगा, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर में हम हाथों में स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं कुछ करने का, और दिमाग में स्किल नहीं डेवलप कर रहे हैं कुछ सोचने का, इन सब से हम दूर होते जा रहे हैं, और परीक्षा में कैसे ज्यादा नंबर लाना है इसके पीछे अपनी सारी शक्तियां लगा रहे हैं। तो उससे ये तनाव पैदा हो रहा है, क्योंकि उसमें वो तो खोखली बात है, परीक्षाओं में नंबर लाने से थोड़ी स्किल बढ़ते हैं, स्किल बढ़ने से परीक्षाओं में नंबर आते हैं। तो बिना स्किल बढ़ाए हुए अगर परीक्षा में नंबर ले भी आए तो क्या फायदा हुआ, उससे जीवन नहीं चलने वाला है। तो इस सारे तनाव का कारण जो है, और सुरक्षा की भावना का कारण जो है, कि हमने अपनी शक्तियां तो विकसित की नहीं है, और हम डिपेंडेंट रहे दूसरों के ऊपर, और उस डिपेंडेंस से हमें कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर के हम वैसे के वैसे कोरे रह गए, तो उसका तनाव आ जाता है। तो अपील यही है कि एकदम बचपन से ही, या जो जहां है वहीं से, जिस उम्र में है वहीं से खुद से पढ़ने का, खुद से सीखने का, चीजों को देख करके उसकी व्याख्या करने का, उसकी तह तक जाने का, समस्याओं को समझने का, और फिर खुद से उसके निराकरण के रास्ते ढूंढने का ये प्रयास शुरू करें, ये अभ्यास शुरू करें। आपके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास आएगा, आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अपने पर भरोसा रखना है। थैंक यू सर, आपने इतने व्यस्त समय से बातचीत के लिए समय निकाला, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ IIT कानपुर के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, शिक्षाविद प्रोफेसर HC वर्मा सर, जिनका स्पष्ट मानना है कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, खुशनुमा जीवन जीने के लिए विज्ञान उसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। और उनका स्पष्ट ये भी मानना है कि विज्ञान और धर्म में कहीं भी ऐसा विरोधाभास नहीं है, जब तक कि दोनों का लक्ष्य समाज उत्थान नहीं है। CCN न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।